नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नशा के खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। और मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही जिसके साथ आप जुड़ चुके हैं और इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो 17-18 जुलाई को देश में राजनीति क्या कुछ एक टर्निंग लेने लेने वाली है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक है जिसकी मेज़बानी कांग्रेस कर रही है और सुना है सोनिया गांधी की एक डिनर भी देने वाली है, पहले, 1 दिन पहले। और उधर बीजेपी भी 17 जुलाई को 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है। पिछली बार आपको याद है कब बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुलाई थी? मुझे तो याद नहीं। तो बीजेपी की ऐसी क्या सियासी मजबूरी है एनडीए की बैठक बुलाने की? इसके पीछे का विजय फैक्टर क्या है? इसकी आज विवेचना करते हैं पहले भाग में। कल हम बात करेंगे विपक्ष की और उनकी राजनीति की समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आज विजय फैक्टर बीजेपी खेमे का या एनडीए खेमे का, जिसे बीजेपी एनडीए प्लस करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है। भाई बीजेपी आज भी आराम की स्थिति में है। लो 2024 में उसके आलोचक भी कह रहे हैं कि चुनाव वो सत्ता में तीसरी बार आ जाएगी। माना जा रहा है कि कुछ सीटें कम होगी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही रहेगी और इस नाते राष्ट्रपति पहला निमंत्रण उनको ही देंगी सरकार बनाने का, अगर सीटों का आंकड़ा 272 से नीचे जाता है तो। और ऐसे में फिर मोदी जी की सरकार बन ही जाएगी। तो फिर क्यों चिंता में है? भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी नीचे नहीं गिरा है। तो फिर ये एनडीए की बैठक बुलाने की चिंता क्यों है? इसके पीछे का विजय फैक्टर क्यों है? क्यों चिराग पासवान से बात की जा रही है? कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, जिसमें चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी बिहार में 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट देने को तैयार हो गई है। मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील पार्टी जो वीआईपी पार्टी है, उसको भी अ, अपने फ़ोल्ड में लाने की बात है और जीतन राम मांझी को लाया जा चुका है, उपेंद्र कुशवाहा भी बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कुछ छोटी पार्टियाँ हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी संपर्क किया जा रहा है, कुछ और छोटी पार्टियों से भी संपर्क किया जा रहा है। पंजाब में अकाली दल से फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा जा चुका है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दक्षिण के अंदर तेलुगु देशम पार्टी से भी रिश्ते जोड़ने की कोशिश हो रही है, हालाँकि उनके जो नेता हैं अ, उनकी साली लगती है पुरंदेश्वरी, जिनको आंध्र प्रदेश की ज़िम्मेदारी बीजेपी ने दी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 राज्यों के प्रभारी ऐसे नेता बना दिए गए हैं बीजेपी में, जो संघ की पृष्ठभूमि के नहीं है, बीजेपी की पृष्ठभूमि के नहीं है, कांग्रेस या फिर दूसरे दलों से आयात किए गए। चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा था। तमिलनाडु में भी एआईएडीएमके तो है ही और कुछ और छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं जिनका लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है, लेकिन अपने इलाके में कुछ एक विधानसभा सीटों को वो प्रभावित कर सकती हैं, जैसा कि अपना दल है। अपना दल हालाँकि लोकसभा में भी प्रभावित कर रही है, वो अलग बात है। तो ये कुनबा बढ़ाने की तरफ बीजेपी क्यों ध्यान दे रही है? बीजेपी तो अपने दम पर सत्ता में है, पिछली 2 बार से सत्ता में है। एनडीए के साथियों को, नेताओं को वो बहुत ज़्यादा भाव भी नहीं देती है। शिवसेना उनको छोड़कर जा चुकी, पिछले 5 साल की बात करें। अकाली दल उनको छोड़कर जा चुके, नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर जा चुकी और कोई और अन्य आने के लिए तैयार नहीं। फिर ये क्यों? तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को जीत के प्रति आश्वस्त वाला भाव नहीं है और ये एक अच्छा भी है। किसी भी अच्छी पार्टी में, एक बड़ी पार्टी में ये विचार होना चाहिए कि दुश्मन को कमज़ोर मानकर नहीं चला जाए और बीजेपी कोई मौका नहीं चूकना चाहती, कोई राजनीतिक जोखिम नहीं उठाना चाहती, विपक्ष को और ज़्यादा एक होने का मौका नहीं देना चाहती और जहाँ-जहाँ विपक्ष एक हो चुका है, वहाँ थोड़ी बहुत सेंधमारी हो जाए, थोड़ा बहुत इधर-उधर तोड़-फोड़ कर ली जाए, अगर संभव है। तो या फिर वहाँ की जो बची-खुची छोटी पार्टियाँ उनको मिला लिया जाए, तो कि महागठबंधन बनाम एक अपना गठबंधन बनाने की कोशिश हो, ताकि नुकसान हो, तो नुकसान की कुछ भरपाई हो जाए और नुकसान कम हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन फिर वही विजय फैक्टर की बात कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री को स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। बहुत दोहरापन है, बहुत
वही पुरानी बातें, वही बड़े-बड़े दावे जिस पर लोग यकीन करना धीरे-धीरे कम करते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 साल की जो सरकार की उपलब्धियाँ रही हैं, जिनको सरकार अपने मुँह से गिनाती है और लोग जो धरातल पर आस-पास देखकर आकलन करते हैं, उसमें कुछ फ़र्क आता जा रहा है। प्रधानमंत्री के मुँह से कोई नया जुमला हमने नहीं सुना, कोई नया शिगूफा नहीं सुना, कोई नया एब्रिविएशन नहीं सुना। जैसे वो पहले एक बार बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे, जैम लेके आए, JAM, जे से जनधन, ए से एटीएम और एम से मोबाइल, तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ दिया गया और फिर वो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे वो। लेकिन अब कुछ नया एब्रिविएशन भी हमने नहीं सुना और भाषणों में भी एक उबाऊपन-सा आता जा रहा है। स्थानीय छत्रपों को बीजेपी बहुत भाव नहीं देती, तो स्थानीय छत्रप या जो मिडल लेवल के नेता हैं, उनमें भी साइकोफेंसी की भावना आ रही है क्योंकि सत्ता का बहुत ज़्यादा केंद्रीयकरण हो गया है। पूरी सत्ता नरेंद्र मोदी या पूरी पार्टी, पूरा संगठन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और थोड़ा-सा अगर श्रेय आधा जेपी नड्डा को दे दिया जाए तो ढाई लोगों की पार्टी हो गई है कुल मिलाकर, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे पंडित नेहरू के टाइम पर फिराक गुरुपरी कहते थे कि इस देश में 1.5 लोगों को अंग्रेज़ी आती है, एक खुद को और आधी पंडित जी को ही। वो ये बात कहा करते थे। अरुण जेटली भी यही बात बीजेपी के संदर्भ में या दूसरी पार्टी के संदर्भ में किया करते थे। ख़ैर हम उस चक्कर में नहीं जाना चाहते, लेकिन मोटे तौर पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी उतारे थे सोच के कि पिछले 9 साल में बीजेपी का क्या चला? आर्थिक मोर्चे मोर्चे पर कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। बेरोज़गारी दूर होगी, रोज़गार के क्षेत्र में 2 करोड़ रोज़गार, चलिए ये नारा भी हम भूल जाते हैं। लेकिन नो रोज़गार सृजन करने के तरीके में भी कोई बहुत बदलाव नहीं आया। मुद्रा योजना भी कोई खास सफल नहीं हुई। उसमें भी जो सबसे नीचे के स्तर की है, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है, वही थोड़ी बहुत कामयाब हुई और 92% लोगों को उसी के तहत लोन दिया गया और ऑन एवरेज 50,000 की जगह 28 या 26,000 रुपया ही ऑन एवरेज लोन मिला। और उससे अब 26,000 में कौन क्या रोज़गार नया शुरू करेगा और क्या किसी को रोज़गार देगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और औद्योगिक नीति की बात बीजेपी करती रही, लेकिन उसमें से उद्योग गायब, सिर्फ नीति सामने आती रही। स्थानीय छत्रपों को की वक़्त नहीं हुई, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। भ्रष्टाचार को बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन जैसा एनसीपी के साथ हुआ और जैसा कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो हार गई, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने शुरू हुए हैं। मोदी जी रेवड़ी लेकर आए थे कि विपक्ष रेवड़ियाँ बाँटता है, उनको लगा ये रेवड़ी फ़ॉर्मूला फिट बैठेगा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। लाभार्थी योजना, लाभार्थी वोट बैंक, अब राज्य सरकारों ने भी अपनी-अपनी लाभार्थी योजना, अपना लाभार्थी वोट बैंक खड़ा कर दिया है। खासतौर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर कर्नाटक में जिस तरह की गारंटियाँ कांग्रेस दे रही है, रेवड़ी बनाम गारंटी, अब मोदी जी कह रहे हैं कि गारंटी हमारी तरफ से भ्रष्टाचार दूर करने की है, लेकिन लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं कि ये कैसी गारंटी है जो ये भ्रष्टाचार तो दूर नहीं करती, भ्रष्टाचारियों को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। तो बहुत सारे जो पार्टी विद अ डिफरेंस थी, जो नया कुछ इनोवेटिव था, कुछ नया होता था, कुछ नया एजेंडा हो जाता था, कोई चौंकाने वाली घोषणा हो जाती थी। अब तो रात को 8 बजे भी अचानक प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आना बंद कर दिया है। बहुत साल हो गए, आखिरी बार कब था? अ, कोरोना के काल में था। तो अब दिक्कत ये है कि बीजेपी के पास कि लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 9-10 महीने बचे हैं। ऐसे में आप कोई बड़ी योजना नई शुरू नहीं कर सकते, उसकी घोषणा भी कर देंगे तो कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अभी तो पुराना समेटने का टाइम है और उसमें भी दिक्कत ये है कि शौचालय खोलने बनाना या सफाई सफाई अभियान, ये सब पुराना पड़ चुका है। इस पर लोग 1 2 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार करीब वोट दे चुके। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी काम बड़ा कुछ जगह धीमी गति से चल रहा है, कुछ जगह भी लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। 5 साल में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, अब तो ये कहना भी बंद कर दिया है। और इसके अलावा कुछ और योजनाएँ थी जो समय पर पूरी होनी थी, नहीं हुई। स्मार्ट सिटी योजना, अब तो लोग बात करना भी बंद कर दिए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी ने भी स्मार्ट सिटी बोलना बंद कर दिया है। तो इससे लग और अभी जो आजकल जो बाढ़ जैसी सीन बहुत सारे स्मार्ट सिटी में आ रहे हैं, नाले उफन रहे हैं स्मार्ट सिटी में।
उसको देखकर तो बीजेपी का नेता सब तौबा करने लगे हैं कि मुंह से गलती से भी स्मार्ट शब्द निकल गया तो ठीक हालत नहीं रहेगी। फिर मणिपुर वाली घटना हो गई, फिर बृजभूषण शरण सिंह वाली घटना हो गई। इससे भी बीजेपी की इमेज को ठीक-ठाक सा धक्का लगा है और इसका तोड़ निकालने की कोशिश भी उस रूप में नहीं हुई है, जिस रूप में लोग प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते थे। पहले बीजेपी प्रधानमंत्री बड़े दावे करते थे, लोग सहज रूप से यकीन कर लेते थे। लेकिन अब थोड़ा संशय की नज़र से देखने लगे हैं। एक मोर्चे पर बीजेपी ने 9 साल में कामयाबी हासिल की है, उस रूप में कि हिंदुत्व वाले मुद्दे पर। धारा 370 हटाना, राम मंदिर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बना हो, 3 तलाक को खत्म करना, लेकिन पहले हिंदुत्व के साथ-साथ राष्ट्रवाद भी था, फिर उसके साथ-साथ विकासवाद भी था, लाभार्थी भी था। अब कुछ चीज़ें छोटी होती जा रही हैं और सिर्फ़ हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, ये बात भी सही है क्योंकि अभी भी हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट देता है, तो हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट नहीं भी देता है। यानी वो 50% के आस-पास मामला अटका हुआ है, इसीलिए कोशिश पसमानदा मुसलमानों तक पहुँच की हो रही है, ताकि वहाँ पर कुछ पैठ बढ़ाई जाए और पैठ बढ़ाने का मतलब है कि पसमानदा मुसलमान एक तरफ़ा कांग्रेस की झोली में ना चला जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। ऐसा मोटे तौर पर ये मकसद है कुल मिलाकर। और एक और बात है इसके अंदर कि मैं ही हूँ, मैं सब पर भारी हूँ, कोई नहीं है, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सब जगह शून्यवाद है, वि विपक्ष है ही नहीं, टीना फैक्टर है, राहुल गांधी पप्पू हैं। ये तमाम चीज़ें इतनी बार कही गई कि बीजेपी के नेताओं को अब भी यकीन हो रहा है कि ये सब सच है। जबकि ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी धरातल बदल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं और अब अ, आप आसानी से किसी नेता का राहुल गांधी का नाम मैं लेना चाहूँगा, उपहास उड़ा नहीं सकते। उपहास भी उड़ाएँगे, तो आप भी ट्रोल के शिकार होंगे। सोशल मीडिया पर आप पहले एक तरफ़ा छाए हुए थे। अब चुनौती आम आदमी पार्टी की तरफ से तो पहले भी थी, अब कांग्रेस ने भी भारी चुनौती उपलब्ध करा दी है, तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं कि जिस पर बीजेपी को बड़ा कॉम्पिटिशन मिल रहा है और मैंने देखा है कि मोटे तौर पर कॉम्पिटिशन जब बहुत ज़्यादा आता है, तो बीजेपी भी बहुत विरली पार्टी नहीं है, उनके नेता भी बहुत विरले नहीं हैं कि वो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग वाली स्थिति हो। नेता भी थरथराने लगते हैं, थोड़ा काँपने लगते हैं, थोड़ा-सा गलत फैसले करने लगते हैं, थोड़ा उत्तेजना में आकर गलत फैसले करने लगते हैं और बीजेपी भी इसका शिकार हुई है। पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती थी मनमोहन सिंह के टाइम पर कि योजनाएँ समय पर पूरे नहीं होती। जयंती नटराजन टैक्स लगता है, लेकिन अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ दिन पहले पढ़ रहा था। ये बीजेपी की सरकार है जहाँ पर 1500 के आस-पास परियोजनाएँ में से 931 परियोजनाएँ देरी से चल रही हैं, जिससे उनकी लागत 4,66,000 करोड़ रुपया बढ़ गई है। तो ये आंकड़ा भी सामने आ रहा है और यानी चीज़ें बहुत ज़्यादा डबल इंजन की बात आप आसानी से कर लो, लेकिन इंजन पटरी पर रहे और दौड़ता रहे, आउटर पर जाकर खड़ा ना हो जाए। ऐसी इस आशंका से भी बीजेपी ग्रसित है और वो एनडीए का विस्तार करना चाह रही है। अच्छी राजनीति है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम पार्टी समझ तो रही है कि प्रतियोगिता है, पार्टी समझ तो रही है कि 2024 में मेहनत करने की ज़रूरत है। पार्टी समझ तो रही है कि कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ इनोवेटिव करने की अब गुंजाइश बची नहीं है। तो जहाँ छोटे-छोटे वोट बैंक है, उन सबको पर नज़र डाली जाए, उन सबको साथ में रखा जाए। इसका क्या नतीजा निकलता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कल हम बात करेंगे कांग्रेस की मेज़बानी में जो बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों का जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें क्या-क्या मुद्दे होंगे और कांग्रेस को क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रही या कांग्रेस को क्या नहीं करना चाहिए जो वो कर रही है। इन सब पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।